मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुगल आक्रमण। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरानुसार दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव ने के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व अबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामीनी वंश है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भीमदेव प्रथम 1022 से 63 ईस्वी के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। मोहम्मद गजनवी का चंदेल पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। 999 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासकों की स्थापना करना नहीं, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी को यामीन उद्दौला तथा आमीन उद्दौमिल्लाह की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय में के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसकी दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताबुल यामुनी अथवा तारीख़े यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिषी और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल-बरूनी, तारीख़े सुबुक्कीन का लेखक बेहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल के पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी एवं अंसूरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। यह मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता 1560 से 1620 के तारीख़े फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी फरिश्ता था। इसकी किताब तारीख़े फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। मोहम्मद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज़्म का रहने वाला था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वाल्मीकि की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराणों को उद्धृत किया है। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में के तहकीका तहकीक ए हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची सचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनवी ने जारी किए। मोहम्मद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज्य द्वितीय या भीमदेव द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। चंदावर मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। गौरी की विजयों के बाद उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में विजित भागों पर प्रशासन संभाला। इसी अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और बंगाल की विजय के बाद गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने बिहार की विजय की तथा नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर डाला। उसने 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। मक्का कहाँ है? मक्का हो जाएगा सऊदी अरब में। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 में अबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाक ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली।
उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, आंसर हो जाएगा सी, अरब के थे। भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। खलीफा अल वालिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी तथा मुल्तान 713 ईस्वी को जीता। मोहम्मद बिन कासिम था, आंसर हो जाएगा सी, अरब था। मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। वो इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया, वहाँ का शासक दाहिर था। चचनामा के अनुसार 7वीं शताब्दी की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा अरोर। चचनामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में सिंध देश सिंधु की राजधानी अरोर थी। ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? आंसर हो जाएगा अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। सी यानी कथन ए सही है, परंतु सही वाला पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये सही बात है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। निम्नलिखित में से चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? आंसर हो जाएगा विद्याधर। मोहम्मद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1029 से 20 में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं मोहम्मद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। मोहम्मद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? आंसर हो जाएगा विद्याधर ने। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा उतबी। मोहम्मद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय में महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख़ यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। शाहनामा नामक का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? 15 का आंसर हो जाएगा, पढ़ लेते हैं सीधा। दिए गए प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और यह मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि है। इसे पूर्व में होमर की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प भी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख़े फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी थी। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी फरिश्ता था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा था। बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के द्वितीय को समर्पित है। शाहनामा का लेखक कौन था? आंसर जाएगा फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म का रहने वाला था। वह मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं, उसके
ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों में उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक संस्कृति स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वहामिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण का उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीकाते हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा में से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में आया था। आंसर हो जाएगा सी, 11वीं शताब्दी में भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। आंसर हो जाएगा बी, अल-बरूनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, सही नहीं है। बाकी सब सही है, पढ़ लेते हैं। अल-बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही है। वह संस्कृत का विद्वान भी था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? भीमदेव ने कराया था। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 63 ईस्वी था। मोहम्मद गजनवी मंदिर के अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर अवस्थित है। श्री सोमनाथ मंदिर 12वीं ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख अल-बरूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया था। ध्यातव्य है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर है। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद गजनवी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनवी ने जारी किए। मोहम्मद गजनवी द्वारा जारी किए गए सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित है। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। निम्नलिखित में से एक मध्य एशिया के किन शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? आंसर हो जाएगा सही, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1192 में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175-76 में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के प्रथम लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई, जो बाद तक कायम रही। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? आंसर हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय भीमदेव द्वितीय नाइक देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध 1194 में। 1994 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? आंसर हो जाएगा जयचंद। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को हराया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था।
निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है, सीधा देख लेते हैं। सन 999 से 1027 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्ण विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी के तट पर आया था। सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। इस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? आंसर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता यानी इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला। भारत के मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया। उसने 1198 से 1203 के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, अतः इसे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आंसर हो जाएगा सी बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या था? इब्न बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने किया था। ये है यानी कथन का कारण आर दोनों सही है। पढ़ लेते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, सही है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिससे फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय सुल्तान मोहम्मद गजनबी को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय सनसबनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की राजनीतिक, सैनिक संगठन, साधना आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है।